विजया ऑटोमोटिव की 50वीं मंजिल पर स्थित कॉन्फ्रेंस रूम तनाव से भर गया था जब सीईओ कृतिका विजया, जो 350 अरब रुपए के कारोबारी साम्राज्य की उत्तराधिकारी थीं, अपने करियर की सबसे बड़ी विफलता का सामना कर रही थीं। एक क्रांतिकारी इंजन जिसे कोई भी इंजीनियर चालू नहीं कर पा रहा था। उनके सामने कांच और स्टील से बने उनके ऑफिस में, जो मुंबई शहर का नजारा पेश करता था, भारत के 12 सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर बैठे थे, जो 6 महीने से उस प्रोटोटाइप पर व्यर्थ में काम कर रहे थे। 29 वर्षीय कृतिका, जो अपने अहंकार के लिए जानी जाती थीं, टोयोटा इंडिया के साथ 85 अरब रुपए का अनुबंध लगभग खो चुकी थीं। जब एक सफाई कर्मचारी ने दरवाजा खटखटाया, वह 32 वर्षीय रमन प्रताप था, एक पूर्व फॉर्मूला, एक मैकेनिक जो अपमान में पड़ गया था और अब जीवित रहने के लिए कार्यालयों की सफाई करता था। मशीन पर एक नजर डालते ही उसने कहा, मैडम, मुझे पता है कि इसमें क्या खराबी है। कृतिका तिरस्कार भरी हंसी में फूट पड़ी और निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के सामने उसने अपने जीवन की सबसे लापरवाह चुनौती दे डाली। अगर तुम इस मशीन को ठीक कर सकते हो जिसे ये 12 इंजीनियर ठीक नहीं कर पाए, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमन ने सीधे उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, मुझे मंजूर है। अगले कुछ घंटों में जो हुआ, उसने न केवल कंपनी की किस्मत बदल दी, बल्कि 2 ऐसे लोगों की जिंदगी भी बदल दी जिनकी किस्मत ने सबसे अप्रत्याशित तरीके से परीक्षा ली थी। विजया ऑटोमोटिव की 50 मंजिला गगनचुंबी इमारत भारतीय औद्योगिक शक्ति के एक स्मारक की तरह मुंबई के क्षितिज पर हावी थी। सबसे प्रतिष्ठित कार्यालय की कांच की दीवारों के पीछे तीसरी पीढ़ी की 29 वर्षीय सीईओ कृतिका विजया बढ़ती हताशा के साथ उस इंजन पर विचार कर रही थीं, जो उनके दादा द्वारा बनाए गए कारोबारी साम्राज्य को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। 6 महीने पहले विजया ऑटोमोटिव ने अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। टोयोटा इंडिया को एक नई सीमित संस्करण सुपरकार के लिए एक क्रांतिकारी हाइब्रिड इंजन की आपूर्ति करना। 85 अरब रुपये दांव पर थे, एक ऐसी राशि जो ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी में दुनिया के नेताओं के बीच कंपनी की स्थिति को निश्चित रूप से मजबूत करेगी। परियोजना कागज पर एकदम सही लग रही थी। अनुसंधान और विकास टीम ने एक ड्राइव ट्रेन डिजाइन किया था जो एक पारंपरिक V12 इंजन को एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ जोड़ता था। सिमुलेशन ने असाधारण प्रदर्शन दिखाया। 1000 हॉर्स पावर, लगभग शून्य उत्सर्जन, ऊर्जा दक्षता जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग निकली। प्रोटोटाइप ने सही ढंग से काम करने से हठपूर्वक इनकार कर दिया। हर स्टार्टअप प्रयास असामान्य कंपन NCS विला को अखरपूर्वक अस्पष्टीकृत ओवरहीटिंग और चरमराती धातु की आवाज के साथ समाप्त हुआ, जिसने तकनीशियनों को कंपा दिया। उस नवंबर की सुबह महीने की 12वीं आपातकालीन बैठक ने कृतिका के कार्यालय में कंपनी के सर्वश्रेष्ठ दिमागों को इकट्ठा किया था। 12 इंजीनियर कांच की मेज के चारों ओर बैठे थे, उस इंजन को घूर रहे थे जो एक आधुनिक कला के काम की तरह प्रदर्शित था, जिसने जीवित होने से इनकार कर दिया था। परियोजना के प्रभारी और फॉर्मूला एक के एक अनुभवी श्री भाव्य ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। उन्होंने हर बोधगम्य समाधान की कोशिश की थी। सॉफ्टवेयर संशोधन, मैपिंग समायोजन, शीतलन प्रणाली का अनुकूलन, कुछ भी काम नहीं आया। कृतिका अपनी मेज के पीछे बेचैनी से टहल रही थी। 3 दिनों में टोयोटा इंडिया का अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा। अगर इंजन काम नहीं करता तो कंपनी न केवल 85 अरब रुपये खो देगी, बल्कि 70 वर्षों में बनी प्रतिष्ठा भी खो देगी। इंजीनियरों ने बढ़ती हुई बेचैनी के साथ बहस की। कुछ ने शुरू से शुरू करने का प्रस्ताव दिया, दूसरों ने बाहरी सलाहकारों का सुझाव दिया, कुछ ने हार मानने की बात की। कृतिका ने उन्हें बढ़ती झुंझलाहट के साथ सुना। उसी क्षण किसी ने कांच के दरवाजे पर दस्तक दी। सब चिढ़कर मुड़े। कृतिका की बैठकों में कभी कोई बाधा नहीं डालता था, लेकिन कांच के माध्यम से एक आदमी ग्रे वर्क यूनिफॉर्म में एक सफाई ट्रॉली के साथ दिखाई दे रहा था। कृतिका ने अपनी सचिव को एक चिड़चिड़ा इशारा किया, यह दिखाते हुए कि वह परेशान नहीं होना चाहती। लेकिन उस आदमी ने फिर से और अधिक आग्रहपूर्वक दस्तक दी। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था जो उसकी विनम्र स्थिति के विपरीत था। नाराज होकर कृतिका खुद दरवाजा खोलने गई। वह आदमी लगभग 30 साल का, लंबा और दुबला था, जिसके हाथ कई सालों के शारीरिक श्रम की गवाही दे रहे थे।
उसकी काली आंखें कृतिका पर नहीं, बल्कि कमरे के बीच में प्रदर्शित मशीन पर टिकी थीं। उसने अपना परिचय रमन प्रताप, रात के सफाईकर्मी के रूप में दिया। फिर प्रोटोटाइप को देखते हुए उसने बस इतना कहा कि वह जानता है कि क्या गलत है। कमरा एक साथ हंसी में फूट पड़ा। प्रतिष्ठित डिग्री वाले 12 इंजीनियर समस्या का समाधान नहीं कर सके और एक सफाईकर्मी ने समाधान होने का नाटक किया। कृतिका ने पूछा, यह कौन है? रमन ने बताया कि वह वहां 6 महीने से सफाईकर्मी का काम कर रहा है, लेकिन पहले वह मशीनों के साथ काम करता था। जब श्री भावे ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, कहां? तो रमन ने जवाब दिया कि वह फॉर्मूला 1 में गरुड़ रेसिंग टीम का मुख्य मैकेनिक था। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह बहरा कर देने वाला था। हर कोई गरुड़ रेसिंग को जानता था। वह टीम जिसने 2 साल पहले एक वित्तीय घोटाले में गायब होने से पहले जूनियर श्रेणियों पर अपना दबदबा बनाया था। गरुड़ रेसिंग के उल्लेख ने कमरे का माहौल बदल दिया। गरुड़ रेसिंग ऑटोमोटिव दुनिया में एक किंवदंती बन गई थी। भारत की एक छोटी रेसिंग टीम जिसने शानदार नवाचारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों को चुनौती दी थी। श्री भावे, जो टीम के कुछ सदस्यों को जानते थे, गंभीर हो गए। उन्होंने पुष्टि की कि रमन प्रताप वास्तव में वह तकनीशियन थे जिन्होंने 488 चैलेंज के लिए वेरिएबल इंजेक्शन सिस्टम विकसित किया था। रमन ने बताया कि जब गरुड़ रेसिंग दिवालिया हो गई तो उसके साथ क्या हुआ। उन्होंने उस पर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया। उस पर कभी मुकदमा नहीं चला। उनके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन शक ही काफी था। कोई भी टीम ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखना चाहती थी जो मामूली रूप से भी किसी घोटाले में शामिल हो। 2 साल तक उसने इस क्षेत्र में नौकरी की तलाश की। उसने भारत की सभी ऑटोमोटिव कंपनियों को आवेदन भेजे थे, लेकिन किसी ने उसे साक्षात्कार का मौका भी नहीं दिया। वह जीवित रहने के लिए यह नौकरी कर रहा था, इस उम्मीद में कि कोई उसे यह साबित करने का मौका देगा कि वह वास्तव में कौन है। कृतिका ने उसे बढ़ती दिलचस्पी से देखा। इस आदमी में कुछ आकर्षक था जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी अपनी गरिमा और क्षमता बनाए रखी थी। फिर भी वह उसकी धृष्टता से परेशान भी थी। रमन धीमी और व्यवस्थित चाल से मशीन के पास गया, हर घटक का एक जासूस की तरह निरीक्षण कर रहा था। कुछ मिनटों के अध्ययन के बाद उसने घोषणा की, हे समस्या डिजाइन में नहीं है जो शानदार थी, बल्कि असेंबली में है। श्री भावे ने विरोध किया कि उन्होंने हर विनिर्देश का पालन किया है। रमन ने समझाया कि वह यांत्रिक सहनशीलता की नहीं, बल्कि सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहा है। इंजन के 2 दिल थे जिन्हें एक सिम्फनी की तरह एक साथ धड़कना था, लेकिन वे 2 अलग अलग धुनें बजा रहे थे। उसने लगभग अदृश्य सेंसरों की एक श्रृंखला की ओर इशारा किया। नियंत्रण मापदंडों को प्रत्येक सिस्टम के लिए अलग अलग कैलिब्रेट किया गया है। पहले वे 12, फिर इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक यही उन्होंने मानक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया था। रमन ने गलती बताई। 2 प्रणालियों को अलग अलग कैलिब्रेट करके सिंक्रोनाइज नहीं किया जा सकता है। उन्हें एक साथ, एक जीवित जीव के रूप में एक साथ कैलिब्रेट किया जाना चाहिए। व्याख्या इतनी सरल थी कि यह प्रतिभाशाली लगी। कृतिका ने आशा की एक चिंगारी महसूस की, लेकिन संदेह भी। अगर समाधान इतना स्पष्ट था तो किसी और ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? उसने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि बोलना आसान है, लेकिन इसे साबित करना दूसरी बात है। रमन ने उसे शांति से देखा। वह उसकी आक्रामकता से भयभीत नहीं लग रहा था। उसने एक मौका मांगा, 12 घंटे का काम, और उसने गारंटी दी कि इंजन एक आदर्श सितार की तरह बजेगा। कमरा संशयवादी फुसफुसाहट में फूट पड़ा। कृतिका ने अपना गुस्सा बढ़ते हुए महसूस किया। यह अजनबी कौन था जो ऐसे परिणामों का वादा करने की हिम्मत कर रहा था जो भारत की सबसे अच्छी टीम हासिल नहीं कर सकी? वह उस पर चिल्लाई, तुम पागल हो। 12 शीर्ष स्नातक इंजीनियर, 6 महीने का काम, अत्याधुनिक तकनीक, और तुम एक रात में सब कुछ ठीक करने का दिखावा करते हो? रमन ने शांति से जवाब दिया, मैं कुछ भी दिखावा नहीं कर रहा हूं, मैं बस प्रस्ताव दे रहा हूं। कृतिका ने उसे बढ़ती तीव्रता से देखा। इस आदमी में कुछ उत्तेजक था जिसने उसके प्रतिस्पर्धी पक्ष को जगा दिया। विकल्प कम हो रहे थे। 3 दिनों में उसे विफलता स्वीकार करनी होगी, तभी वह वाक्य जो सब कुछ बदल देगा उसके मुंह से एक पल के आवेग में निकला। तुम्हें पता है क्या, अगर तुम सच में इस मशीन को ठीक कर सकते हो जिसे ये 12 इंजीनियर ठीक नहीं कर पाए, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। हर कोई अविश्वास के भाव से कृतिका को घूर रहा था। रमन मुस्कुराया नहीं। उसने पूर्ण गंभीरता के साथ
सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे मंजूर है। रमन के शब्द भाग्य को एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए। कृतिका को तुरंत उस पागलपन का एहसास हुआ जो उसने किया था, लेकिन गवाहों से भरे कमरे के सामने अपने शब्दों को वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी। इंजीनियरों ने मनोरंजन और शर्मिंदगी के बीच के भावों के साथ एक दूसरे को देखा। कृतिका ने नियम निर्धारित करके नियंत्रण वापस लेने की कोशिश की। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 12 घंटे। अगर मशीन काम करती है तो वे सौदे का सम्मान करेंगे, यदि नहीं तो रमन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। रमन ने उसकी शर्तें मान ली। उसने प्रयोगशाला, डायग्नोस्टिक टूल और तकनीकी मैनुअल तक पूरी पहुंच मांगी। कृतिका ने यह कहते हुए इसे मंजूर कर लिया कि वह टीम की मदद के बिना अकेले काम करेगा। बाकी दिन एक असली माहौल में बीता। शर्त की खबर पूरे भवन में तेजी से फैल गई। कुछ कर्मचारियों को स्थिति हास्यास्पद लगी, दूसरे चिंतित थे। कई लोगों ने चुपके से परिणाम पर दांव लगाया। कृतिका ने सामान्य काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग लगातार उस पर वापस आ रहा था जो उसने किया था। वह इतनी आवेगी कैसे हो सकती थी? अगर रमन समस्या का समाधान करने में कामयाब हो जाता तो वह एक असंभव स्थिति में होती। रात 8 बजे कृतिका रमन को प्रयोगशाला में ले गई। यह एक उच्च तकनीकी कमरा था जो कंप्यूटरीकृत डायग्नोस्टिक उपकरणों से भरा था। मशीन सेंसर से घिरी एक परीक्षण बेंच पर स्थित थी। कृतिका ने जोर देकर कहा कि सुरक्षा कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अकेला काम कर रहा है। रमन ने चारों ओर एक ऐसे व्यक्ति की हवा के साथ देखा जो आखिरकार घर पर महसूस कर रहा था। उपकरणों को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। कृतिका के जाने से पहले उसने पूछा कि रमन ने चुनौती क्यों स्वीकार की। भले ही तुम सफल हो जाओ, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम यह नहीं सोच सकते कि मैं वास्तव में। रमन ने उसे बीच में ही रोक दिया, यह समझाते हुए कि उसने 2 साल पहले सब कुछ खो दिया था। नौकरी, प्रतिष्ठा, भविष्य। यह साबित करने का मेरा एकमात्र मौका है कि मैं वास्तव में कौन हूं। अगर मैं असफल होता हूं तो मैं उसी स्थिति में रहूंगा। अगर मैं सफल होता हूं तो मैं साबित कर दूंगा कि रमन प्रताप अभी भी कुछ लायक है। जहां तक शादी की बात है, उसने कहा, आप कभी भी मेरे जैसे किसी से शादी नहीं करेंगी और हम दोनों यह जानते हैं, लेकिन आप अपना वादा निभाएंगी और यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उस रात कृतिका सो नहीं सकी। वह मुंबई के पॉश इलाके में अपने आलीशान अपार्टमेंट में जागती रही, यह कल्पना करते हुए कि प्रयोगशाला में क्या हो रहा है। वह खुद को यह उम्मीद करते हुए हैरान पा रही थी कि रमन सफल होगा। इतना उसके व्यक्तिगत निहितार्थों के कारण नहीं, बल्कि स्थिति के काव्यात्मक न्याय के कारण। सुबह 6 बजे वह और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह निर्धारित समय से 2 घंटे पहले कार्यालय चली गई। कैमरों ने पुष्टि की कि रमन ने पूरी रात काम किया था, पूरी तरह से अपने तत्व में डूबा हुआ। सर्जिकल परिशुद्धता के साथ घटकों को अलग करना और फिर से जोड़ना। ठीक 8 बजे कृतिका ने प्रयोगशाला में प्रवेश किया। उसके पीछे इंजीनियरों की टीम थी जो सच्चाई के क्षण को याद नहीं करना चाहती थी। प्रयोगशाला में ऐसा माहौल था जैसे कि यह एक महाकाव्य युद्ध का मैदान रहा हो। गणना की चादरें हर जगह बिखरी हुई थीं। डायग्नोस्टिक उपकरण जटिल ग्राफ प्रदर्शित कर रहे थे और सब कुछ के बीच में मशीन अलग दिख रही थी। शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो एक मौलिक परिवर्तन का सुझाव देता था। रमन परीक्षण बेंच के बगल में खड़ा था। उसकी काम की वर्दी तेल से गंदी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसका थकान से कोई लेना देना नहीं था। उसके पास एक ऐसे जनरल का रूप था जिसने एक असंभव लड़ाई जीती हो। कृतिका पास आई, उसके पीछे संशयवादी लेकिन जिज्ञासु इंजीनियरों की टीम थी। श्री भावे नियंत्रण कंप्यूटर पर झुके उन मापदंडों का अध्ययन कर रहे थे जिन्हें रमन ने रात के दौरान दर्ज किया था। कुछ मिनटों के बाद वह अविश्वास में बड़बड़ाया। रमन ने एक एल्गोरिथम के साथ पूरी मैपिंग को फिर से कैलिब्रेट किया था जिसे श्री भावे ने नहीं पहचाना। रमन ने बताया कि उनमें से कुछ उसने गरुड़ रेसिंग के दिनों में खर्स को मुख्य इंजन के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए विकसित किए थे। दूसरों को उसने विमानन प्रणालियों से अनुकूलित किया था। सिद्धांत हमेशा समान होता है, 2 बिजली प्रणालियां जिन्हें एक इकाई के रूप में व्यवहार करना चाहिए। कृतिका ने बिना कुछ कहे मशीन को देखा। बाहर से यह समान लग रहा था,
लेकिन रमन में एक ऐसे व्यक्ति की आभा थी जिसने एक चमत्कार किया हो। कृतिका ने एक प्रदर्शन के लिए कहा। रमन एक शांत और आत्मविश्वासी चाल के साथ नियंत्रण कक्ष के पास गया। स्टार्टअप से पहले उसने संक्षेप में बताया कि उसने क्या किया था। मैंने एक प्रोटोकॉल बनाया है जो दोनों प्रणालियों को अलग अलग संस्थाओं के बजाय एक ही जीव के रूप में सोचने पर मजबूर करता है। श्री भावे ने डेटा का अध्ययन करते हुए सिर हिलाया, यह स्वीकार करते हुए कि सिद्धांत रूप में इसे काम करना चाहिए। रमन ने स्टार्ट बटन दबाया। प्रयोगशाला एक इलेक्ट्रॉनिक भिनभिनाहट से भर गई, जिसके बाद वे 12 इंजन के जागने की आवाज आई। लेकिन पहले की तरह अप्रिय कंपन और चरमराती धातु की आवाज के बजाय इंजन एक ऐसी आवाज के साथ घूमना शुरू कर दिया जो शुद्ध यांत्रिक संगीत था। मॉनिटर पर पैरामीटर सही मान दिखा रहे थे। इष्टतम तापमान, सामान्य सीमा के भीतर खपत, लगभग 0 उत्सर्जन। सबसे असाधारण 2 ड्राइव सिस्टम के बीच का सामंजस्य था। थर्मल से इलेक्ट्रिक इंजन में संक्रमण बिना किसी हिचकिचाहट के हुआ, जैसे कि वे शुरू से ही एक साथ काम करने के लिए डिजाइन किए गए थे। कृतिका के पास शब्द नहीं थे। इंजीनियर अविश्वास में मॉनिटर के चारों ओर जमा हो गए। जिस मशीन ने उन्हें महीनों तक निराश किया था, वह अब सैद्धांतिक भविष्यवाणियों से भी बेहतर काम कर रही थी। श्री भावे ने फुसफुसाया, यह असंभव है। पैरामीटर मूल डिजाइन द्वारा अनुमानित से बेहतर हैं। रमन ने समझाया, जब 2 प्रणालियां पूर्ण सामंजस्य में काम करती हैं तो परिणाम उसके भागों के योग से अधिक होता है। कृतिका ने उसे प्रशंसा, अविश्वास और कुछ हद तक आकर्षण के मिश्रण से देखा। इस आदमी ने उसकी कंपनी, उसकी प्रतिष्ठा और 85 अरब रुपये का अनुबंध बचा लिया था। उसने 12 घंटों में वह कर दिखाया था जो भारत की सबसे अच्छी टीम 6 महीने में नहीं कर पाई थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी जो अब उसे सीधे आंखों में देख रही थी। उसने औपचारिक रूप से बधाई दी, यह पुष्टि करते हुए कि मशीन पूरी तरह से काम कर रही थी। रमन ने पेशेवर गौरव के साथ धन्यवाद दिया जो कुछ गहरे से मिला हुआ था। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह अनकहे अर्थ से भरा था। हर कोई शर्त की शर्तों को जानता था और यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि कृतिका क्या करेगी। उसने इंजीनियरों से कहा कि उनके पास काम है। दोपहर से पहले टोयोटा इंडिया के लिए प्रस्तुति तैयार करना। इंजीनियर समझ गए और धीरे धीरे बाहर निकल गए, बिना कोई अर्थपूर्ण नजर डाले। कुछ ही मिनटों में कृतिका और रमन उस मशीन के साथ अकेले रह गए जिसने सब कुछ बदल दिया था। प्रयोगशाला में सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। कृतिका और रमन ने परीक्षण बेंच के विपरीत दिशाओं से एक दूसरे को देखा। उनके बीच की मशीन उस असंभवता की गवाह थी जो अभी अभी हुई थी। कृतिका ने सबसे पहले बात की, यह स्वीकार करते हुए कि रमन ने वास्तव में अपना वादा निभाया है। मैंने 12 गवाहों के सामने एक वादा किया था। रमन ने स्थिति का फायदा नहीं उठाया। वह इंतजार करता रहा। कृतिका को यह तय करने दिया कि उसके जीवन की सबसे असली स्थिति से कैसे निपटा जाए। कृतिका ने प्रयोगशाला के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। उसने हमेशा तर्क और दृढ़ संकल्प के साथ समस्याओं का समाधान किया था, लेकिन इस बार वह एक अनजान क्षेत्र में थी। उसने स्थिति को एक उकसावे के रूप में, एक पल के आवेग में कहे गए एक मजाक के रूप में फ्रेम करने की कोशिश की। रमन ने कहा कि वह पूरी तरह से समझता है। आपके पास जो कुछ भी कहा गया है उसे अनदेखा करने की पूरी शक्ति है। आप भारत की एक बड़ी कंपनी की सीईओ हैं। मैं एक पूर्व मैकेनिक हूं जो कार्यालयों की सफाई करता है। लेकिन रमन के लहजे में कुछ ऐसा था जिसने कृतिका को प्रभावित किया। यह आक्रोश नहीं था, बल्कि एक दुखद इस्तीफा था। कृतिका ने पूछा कि वह वास्तव में क्या चाहता है। रमन ने उसे तीव्रता से देखा। मैं इतना भोला नहीं हूं कि यह सोचूं कि हम वास्तव में शादी कर सकते हैं। आप वास्तविकता से 50 मंजिल ऊपर एक सुनहरी दुनिया में रहती हैं। मैं मुंबई के बाहरी इलाके में एक छोटे से किराए के कमरे में रहता हूं। काम पर आने के लिए लोकल ट्रेन और बस लेता हूं। उसने समझाया कि वह वास्तव में क्या चाहता है। समस्या को हल करने के लिए सार्वजनिक मान्यता, मेरी क्षमता के अनुरूप भूमिका के साथ अनुसंधान टीम में भर्ती और अपनी प्रतिष्ठा के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक समय के लिए सगाई का नाटक बनाए रखना। प्रस्ताव तर्कसंगत और व्यावहारिक था। प्रेम कहानी के वेश में एक व्यावसायिक सौदा। कृतिका अपना वादा निभाकर अपना चेहरा बचाएगी। रमन को उस क्षेत्र में वापस काम करने का मौका मिलेगा जिसे वह प्यार करता है।
कुछ महीनों के बाद वे पाएंगे कि वे संगत नहीं है। कृतिका ने रमन के चेहरे का अध्ययन किया, निंदक की तलाश में, लेकिन व्यावहारिकता में छिपी हताशा देखी। अगर वह मना कर देती तो रमन कार्यालयों की सफाई करने के लिए वापस चला जाता, लेकिन कम से कम उसे यह साबित करने की संतुष्टि होती कि वह अभी भी कुछ लायक है। कृतिका खिड़की के पास गई जो मुंबई को देखती थी। शहर उसके नीचे फैला हुआ था, सफलता और असफलता की कहानियों, दूसरे अवसरों और टूटे हुए सपनों से भरा हुआ था। पहली बार वह एक ऐसी स्थिति में थी जिसे पैसे या शक्ति से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। उसने कहा, तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। मीडिया हमें जिंदा खा जाएगा। अरबपति सीईओ और पूर्व मैकेनिक, महीनों तक गॉसिप कॉलम में। रमन ने जवाब दिया, वह आप काम के लिए को अभी ऐसा, वह आपके ज्यादा। मुझे लगा कि गॉसिप आपको डराती नहीं है। कृतिका ने स्वीकार किया, यह मुझे डराती नहीं है, यह मुझे परेशान करती है, लेकिन मैंने इससे निपटना सीख लिया है। लंबे मिनटों के चिंतन के बाद, उन विकल्पों पर विचार करते हुए जिनकी उसने कुछ घंटे पहले कल्पना भी नहीं की थी, उसने एक निर्णय लिया। ठीक है, हम यह करते हैं। रमन ने फैसले की गति से हैरान होकर अपनी भौहें उठाईं। कृतिका ने अपनी शर्तें निर्धारित कीं। पहला, तुम 3 साल के अनुबंध के साथ हाइब्रिड इंजन विकास के प्रमुख बनोगे। दूसरा, हमारा रिश्ता ठीक 6 महीने तक चलेगा। तीसरा, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह नकली है। और चौथा, अगर तुम कभी हमारे सौदे को धोखा देते हो या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगी। रमन ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने 2 सीईओ की तरह हाथ मिलाया, लेकिन जब वे छुए तो दोनों ने एक बिजली का झटका महसूस किया जिसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं था। नकली सगाई के पहले कुछ दिन गलतियों की एक कॉमेडी थी। कृतिका ने इस बात को कम करके आंका था कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रोमांटिक रिश्ते का नाटक करना कितना मुश्किल होगा जिसे वह मुश्किल से जानती थी। मीडिया गिद्धों की तरह कहानी पर झपट पड़ा। सीईओ और मैकेनिक, एक परिकथा प्रेम। टाइम्स ऑफ इंडिया का शीर्षक था। एनडीटीवी और इंडिया टुडे ने रोमांटिक कहानियां गढ़ीं कि वे कैसे मिले। कृतिका को पत्रकारों को जवाब देने के लिए रमन के जीवन का विवरण जल्दी से सीखना पड़ा। उसे पता चला कि रमन पुणे में पैदा हुआ था, एक मैकेनिक और एक स्कूल शिक्षक का बेटा। उसने आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। फॉर्मूला 1 की दुनिया द्वारा खोजे जाने से पहले शीर्ष अंकों के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। रमन को कृतिका की सुनहरी दुनिया के अनुकूल होना पड़ा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के फैंसी रेस्तरां में डिनर, सामाजिक कार्यक्रम, पुरस्कार समारोह, जहां जोड़ी की उपस्थिति की बहुत मांग थी। पहले तो उसे एक ऐसे अभिनेता की तरह महसूस हुआ जो बहुत बड़ी भूमिका में है, लेकिन धीरे धीरे वह सहज होने लगा। निर्णायक क्षण नाटक शुरू होने के 3 हफ्ते बाद आया। देर रात हो चुकी थी और कृतिका टोयोटा इंडिया के साथ अंतिम अनुबंध की समीक्षा करने के लिए कार्यालय में रुकी हुई थी। इंजन का आधिकारिक परीक्षण एक शानदार सफलता थी जो सभी अपेक्षाओं को पार कर गई थी। रमन ने रात करीब 10 बजे दरवाजा खटखटाया। उसने देखा कि बत्ती अभी भी जल रही है और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि सब कुछ ठीक है। कृतिका ने अपनी नजरें उठाईं, यह महसूस करते हुए कि रमन पिछले कुछ हफ्तों में कितना बदल गया है। उसके कपड़े बेहतर थे, उसके बाल पेशेवर रूप से कटे हुए थे, उसकी मुद्रा अधिक आत्मविश्वासी थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी आंखों में जुनून की वह चिंगारी वापस आ गई थी। कृतिका ने बताया कि वह टोयोटा इंडिया के साथ सौदे की समीक्षा कर रही है। तुम्हारी वजह से हमें और भी बेहतर शर्तें मिली हैं। रमन बैठ गया और एक व्यक्तिगत सवाल पूछने की इजाजत मांगी। वह जानना चाहता था कि कृतिका ने वास्तव में उसका सौदा क्यों स्वीकार किया। आप बिना किसी परिणाम के शर्त को अनदेखा कर सकती थीं, लेकिन कहीं है। कृतिका ने सोच समझकर अपना पेन नीचे रखा। पहले तो मैंने इसे गर्व के लिए किया, ताकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह न दिखूं जो अपना वादा नहीं निभाता। लेकिन अब मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। तुमने मुझे बचाया। तुमने एक ऐसी समस्या का समाधान किया जिसने लगभग मेरा सब कुछ छीन लिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, तुमने मुझे यह समझाया कि सच्ची प्रतिभा का डिग्री या पारिवारिक वंश से कोई लेना देना नहीं है। वह खिड़की की ओर बढ़ी। पिछले कुछ हफ्तों में वह कतिबात जसार हनाला कर मैंने पाया है कि तुम सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियर हो जिससे मैं कभी मिली हूं।
तुम्हारे समाधान अभिनव, सुरुचिपूर्ण और प्रभावी हैं। टीम तुमसे प्यार करती है क्योंकि तुम उन समस्याओं का समाधान करते हो जिन्हें असंभव माना जाता था। लेकिन कुछ और भी था। मुझे वह व्यक्ति पसंद है जो मैं तुम्हारे साथ होती हूं, कम अभिमानी, कम आश्वस्त कि मैं हमेशा सही हूं। तुम मुझे इस तरह से चुनौती देते हो जैसे किसी और ने कभी हिम्मत नहीं की। रमन खिड़की के पास आया। मैं जानता हूं कि यह सब नकली है, बस एक व्यावसायिक सौदा है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मैं यह भूलने लगा हूं कि कल्पना कहां खत्म होती है और कुछ और शुरू होता है। रमन ने स्वीकार किया, मैं भी भूलने लगा हूं। उनका पहला चुंबन कोमल और झिझक भरा था, जैसे कि वे एक अपरिचित रेखा को पार कर रहे हों। जब वे अलग हुए तो उन्होंने नई आंखों से एक दूसरे को देखा। कृतिका ने फुसफुसाया, यह सब कुछ जटिल कर देता है। रमन ने स्वीकार किया, हाँ, यह करता है, लेकिन शायद सबसे अच्छी जटिलताएं वे हैं जिनकी योजना नहीं बनाई गई है। अगले महीने एक क्रमिक पारस्परिक खोज के थे। कृतिका ने उस सादगी की सराहना करना सीखा जो रमन उसके जीवन में लाया। सड़क के किनारे के ढाबों में डिनर, मरीन ड्राइव पर सैर, कूटनीतिक बातों के बजाय वास्तविक बातचीत। रमन ने पाया कि क्रूर सीईओ के मुखौटे के पीछे कृतिका एक बुद्धिमान, भावुक महिला थी जिसने अपनी कमजोरियों को सफलता के कवच के पीछे छिपा रखा था। रमन के नेतृत्व में अनुसंधान और विकास टीम कंपनी में सबसे नवीन बन गई। उनके अपरंपरागत तरीकों ने तकनीकी सफलताओं को जन्म दिया, जिसने विजया ऑटोमोटिव को इस क्षेत्र में सबसे आगे रखा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव कृतिका में था। निवेशकों ने देखा कि वह अधिक सहयोगी बन गई है, हावी होने में कम दिलचस्पी रखती है और परिणामों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। प्रेस ने नए नेतृत्व के बारे में बात करना शुरू कर दिया। निर्णायक क्षण ठीक 6 महीने बाद आया, जब उनका सौदा समाप्त हो गया। वे प्रयोगशाला में थे जहां यह सब शुरू हुआ था, उस इंजन को देख रहे थे जो अब टोयोटा इंडिया के लिए उत्पादन में था। कृतिका ने टिप्पणी की, तकनीकी रूप से, हमारा सौदा आज समाप्त हो गया है। हमें अपने अलगाव की घोषणा करनी चाहिए। मीडिया को बताना चाहिए कि हमने पाया है कि हम असंगत हैं। उन्होंने कई लंबे मिनटों तक खामोशी में एक दूसरे को देखा। फिर रमन मुस्कुराया और कहा, एक समस्या है, मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। कृतिका ने महसूस किया कि उसका दिल उछल गया। यह एक गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर, क्योंकि मुझे भी तुमसे सच में प्यार हो गया है। दूसरा चुंबन पहले से बिल्कुल अलग था। कोई और झिझक नहीं थी, बल्कि 2 लोगों की निश्चितता थी जिन्होंने सबसे अप्रत्याशित जगह पर कुछ वास्तविक पाया था। 1 साल बाद कृतिका और रमन की असली शादी और रिसेप्शन उस साल का सामाजिक कार्यक्रम बन गया। न केवल इसके रोमांटिक कंट्रास्ट के कारण, बल्कि इसीलिए कि यह कुछ गहरा प्रतिनिधित्व करता था। इस बात का सबूत कि प्यार सबसे अप्रत्याशित तरीकों से पैदा हो सकता है। रिसेप्शन के दौरान कृतिका ने एक भाषण दिया जो पौराणिक हो गया। 1 साल पहले मैंने अपने जीवन का सबसे पागलपन भरा दांव लगाया था। मुझे लगा कि मैं सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रही हूं। मुझे नहीं पता था कि मैं अपना भविष्य और अपनी खुशी दांव पर लगा रही थी। रमन ने न केवल एक टूटे हुए इंजन को ठीक किया, उसने मुझे ठीक किया। रमन ने जवाब दिया, 1 साल पहले मैं एक ऐसा आदमी था जिसने सब कुछ खो दिया था। कृतिका ने मुझे न केवल पेशेवर रूप से दूसरा मौका दिया, बल्कि ईमानदारी से प्यार करने का पहला मौका दिया। उसने मुझे सिखाया कि सबसे असंभव चुनौतियां सबसे कीमती उपहार छिपाती हैं। उनके संयुक्त नेतृत्व में विजया ऑटोमोटिव इनोवेशन में दुनिया के नेताओं में से एक बन गया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी इस बात का एक उदाहरण बन गई कि कैसे सच्चा प्यार और वास्तविक सम्मान न केवल 2 लोगों को बल्कि पूरे संगठन को बदल सकता है। 5 साल बाद जब उनके पहले बेटे आरव का जन्म हुआ तो कृतिका के कार्यालय में अभी भी रमन द्वारा ठीक किया गया प्रोटोटाइप था, जिस पर एक पट्टिका लगी थी, कभी कभी सबसे असंभव चुनौतियां सबसे सुंदर परिणाम लाती हैं। यह कहानी उद्योग जगत में एक किंवदंती बन गई, न केवल इसके रोमांटिक पहलू के लिए, बल्कि इसलिए कि इसने यह साबित कर दिया कि सच्ची प्रतिभा किसी भी परिस्थिति से उभर सकती है, कि प्यार सबसे असंभव परिस्थितियों से पैदा हो सकता है, और यह कि कभी कभी गर्व से लगाया गया दांव सबसे खूबसूरत किस्मत में बदल सकता है जिसकी कल्पना की जा सकती है। हर साल उस चुनौती की सालगिरह पर रमन उस इंजन को चालू करता था।
यह याद दिलाने के लिए कि चमत्कार तब होता है जब प्रतिभा को अवसर मिलता है, और सच्चा प्यार तब होता है जब गर्व भेद्यता के लिए रास्ता बनाता है। 10 साल बाद विजया प्रताप ऑटोमोटिव, शादी के बाद कंपनी का नाम बदल गया था, ने भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग में क्रांति ला दी थी। लेकिन असली क्रांति व्यक्तिगत थी। 2 लोग जिन्होंने सीखा था कि जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर सबसे कीमती उपहारों में बदल जाती हैं, और यह है कि सबसे प्रामाणिक प्यार तब पैदा होता है जब किसी में उस व्यक्ति पर दांव लगाने का साहस होता है जिसे दुनिया ने कम करके आंका है। कंपनी ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने परिचालन का विस्तार किया था। वियतनाम, थाईलैंड और फिलीपींस में कारखाने स्थापित किए थे। रमन ने तकनीकी नवाचार का नेतृत्व किया, जबकि कृतिका ने वैश्विक रणनीति को संभाला, एक व्यावसायिक तालमेल बनाया जो उनकी शादी की तरह ही प्रभावी था। उनकी कहानी ने भारतीय उद्यमियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया, जो समझते थे कि सच्चा नेतृत्व खिताब से नहीं बल्कि प्रतिभा से आता है, और यह कि सबसे अच्छी व्यावसायिक भागीदारी अक्सर सच्चे सम्मान और वास्तविक प्रशंसा से पैदा होती है। जिस इंजन ने उनके जीवन को बदल दिया था, वह अब मुंबई में भारतीय प्रौद्योगिकी संग्रहालय में प्रदर्शित है, न केवल एक शानदार इंजीनियरिंग के काम के रूप में, बल्कि इस प्रतीक के रूप में कि प्यार और पेशेवर सफलता एक साथ बढ़ सकती है जब वे प्रामाणिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। रमन और कृतिका ने सामाजिक परंपराओं को चुनौती देना जारी रखा, यह साबित करते हुए कि जब 2 लोग एक साथ कुछ सुंदर बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो वर्ग भेद का कोई मतलब नहीं होता है। उनकी कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण बन गई कि भारत एक ऐसे समाज के रूप में विकसित हो गया है जहां योग्यता विशेषाधिकार पर विजय सांस मताल कर मेहितक हर मताल कर प्राप्त करती है, और जहां सच्चा प्यार सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर खिल सकता है।